पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ हमारी प्रिय आशा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। हम सभी जानते हैं और स्वागत करते हैं सभी मिलके आशा शर्मा जी का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आशा जी आपका। हम सब बहुत ग्रेटफुल हैं एंड थैंकफुल हैं आपके, जो आप हमें इतना अच्छा ज्ञान भी दे रही हैं और मेडिटेशन भी करा रही हैं। तो वंस अगेन वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष एंड आत्मवंदन सभी को, सभी मास्टर्स को, और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। डॉक्टर संतोष हमेशा मेरा बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं, सो थैंक यू सो मच एंड वेलकम एवरीबॉडी। सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। और हम शुरू करते हैं आज का सेशन। हम जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग करने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या क्या क्या हम एवरीडे लाइफ में, हम अगर काम में डिले करते हैं या कुछ करते हैं, तो मुझे कैसे पता चले कि मेरा इनर चाइल्ड हर्ट है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, और मैं थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर हम एंड में एक मेडिटेशन करेंगे। तो जैसे आप सभी लोग, अभी सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट तो पता ही है। जैसे मिरर वर्क हमने किया था, आपने मिरर में देख के अपने आप से बातें की, अपनी आंख में गए, है ना, आंखों में जाके आपने, यू गेज करते हो, आप अपनी आंख में जाके देखते हैं, डीप इनसाइड अपनी आंख में जाके उतरते हैं, और फिर अपने आप को जानते हैं कि मैं कौन हूँ। और मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे, जैसे बंदिता जी तो करती ही हैं कि आई लव यू मिरर में देख के अपने आप को। क्या किसी और ने अपने आप को नमस्कार करना शुरू किया मिरर में देखिए? हाँ जी, मंजू जी करती हैं। वाह, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही है, आप जब अपने आप को नमस्कार करेंगे तभी दुनिया भी आपको नमस्कार करेगी। तो आज जानते हैं हम कैसे पता चले कि हमारा इनर चाइल्ड हर्ट है। अगर आपके अंदर ट्रस्ट इशू है, या कोई भी आपको पता लगाना हो कि इनर चाइल्ड हर्ट है, तो अगर आपके अंदर ट्रस्ट इशू है तो इसका मतलब है कि आपका इनर चाइल्ड हर्ट है। अब हाउ डू वी नो, हमें पता कैसे चले? कभी कभी क्या होता है कि जो केयर टेकर्स होते हैं हमारे, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारा देखभाल नहीं कर सकते, तो वो कुछ केयर टेकर को रख देते हैं। कभी कभी वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, तो बच्चों के अंदर एक डिस्ट्रस्ट की सेंस आ जाती है। और उससे क्या होता है, जब इतनी छोटी एज में बच्चों का जो केयर टेकर है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। कभी कभी केयर टेकर ही अनट्रस्टवर्दी नहीं होते, जो बिकॉज जब पेरेंट्स होंगे तो वो अपने बच्चे के पास हर एक को नहीं आने देंगे। लेकिन जब माँ बाप नहीं होते, तो कभी कभी जो दूसरे लोग होते हैं वो आपके आसपास ऐसे लोगों को आने देते हैं जिनको आने नहीं देना चाहिए। तो उससे बच्चे को क्या लगता है, जो आपका इनर चाइल्ड होता है उसे लगता है दुनिया तो बहुत ही डेंजरस, अनप्रिडिक्टेबल प्लेस है, कि पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या होगा। तो जो चाइल्ड होता है वो हमेशा गार्ड पे लग जाता है। जैसे अगर हमें कभी खतरा लगता है तो हम कहते हैं, हम देखते हैं चारों तरफ कि क्या है, हम खुद ही अपने गार्ड बन जाते हैं और हर चीज को कंट्रोल में करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों में ऐसा होता है, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा तो कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा और मुझे हर्ट भी नहीं कर सकेगा। क्योंकि उस प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से जब भी ये हर्ट होता है, उसके हिसाब से आप अपने लिए एक इमेज बना लेते हैं, या एक मन में ऐसा डाल लेते हैं कि इफ आई कंट्रोल एवरीथिंग, दैट नो वन कैन कैच मी ऑफ गार्ड, तो मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। कभी कभी इस तरह का जो कंट्रोल होता है वो एक एडिक्शन बन जाता है, और उस एडिक्शन से जब रिलेशनशिप होती है उसमें बहुत सिवियर प्रॉब्लम्स आती हैं। और
देयर इज नो वे कि आप अपने पार्टनर से इंटीमेट तो हो ही सके, बिकॉज लव उस जगह एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जहां पे ट्रस्ट है ही नहीं। ट्रस्ट डिसऑर्डर जो होता है इसे कहते हैं ट्रस्ट डिसऑर्डर, कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। जब ये बहुत ही एक्सट्रीम में आ जाता है, तो इतना एक्सट्रीम में आ जाता है कि जब कोई आपके बहुत पास आता है तो उनकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है, उनको ऑब्सेशन हो जाता है केयर के साथ, वो ओवर ऑब्सेशन हो जाता है और वो ज्यादा केयर करने लग जाते हैं, इतनी केयर कि वो उसे हर्ट कर देंगे जिसको वो प्यार करते हैं, जिसकी केयर करते हैं। वो कंट्रोल करेंगे, लेकिन कंट्रोल के साथ एक सिक्योरिटी रखेंगे एक्सट्रीम लेवल में। अब इसमें क्योंकि बच्चा बहुत छोटा सा है जब वो हर्ट हुआ है, अब उसको पता तो है नहीं, तो इट्स एक्चुअली अ नाइफ वे, वो अपने बचपन के हिसाब से कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो जो चीजें हमारे अंदर होती है परमानेंट होती चली जाती है। और जब इस तरह के बच्चे किसी को कंट्रोल नहीं कर पाते या सिक्योरिटी नहीं दे पाते, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को विदड्रॉ कर लेते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, फिर वो लोनलीनेस फील करते हैं। और कभी कभी ट्रस्ट डिसऑर्डर मैंने इतना सीवियर देखा है, इट्स लाइक राइट नाउ आई एम डीलिंग विद वन क्लाइंट, शी हैज सो मच ट्रस्ट डिसऑर्डर कि उसने अपने आप को एक प्रोटेक्टिव वॉल में कैद कर लिया। वो रहती अपने घर में ही है, लेकिन उन्होंने अपने आसपास एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसके अंदर वो किसी को आने ही नहीं देना चाहती। लेकिन हमको इस दुनिया को ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे। तो हमको, इफ वी ट्रस्ट द वर्ल्ड वी कैन लर्न टू ट्रस्ट आवरसेल्फ। जब हम दुनिया को ट्रस्ट करेंगे तभी तो अपने आप को ट्रस्ट करना सीखेंगे। यहाँ पे ट्रस्ट से मेरा मतलब है कि आप ट्रस्ट करो अपनी पर्सनल पावर्स का, अपनी परसेप्शन का, अपनी फीलिंग्स का, अपनी डिजायर्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रस्ट इश्यू सबसे कॉमन देखा जाता है। अब जिस ऑर्डर के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ इज अ नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर। ये बहुत बहुत कॉमन देखा जाता है। अगर ये ऑर्डर किसी में है, इसका मतलब है कि उनका इनर चाइल्ड हर्ट है। अब नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर होता क्या है? जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर होता है वो इनर चाइल्ड को कंटेमिनेट कर देता है एडल्ट बनने से। अब कैसे? जब नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर किसी में प्रेजेंट होगा, देखिए एक छोटे बच्चे को क्या चाहिए होता है, लव, अटेंशन और अफेक्शन। ये तीन चीजें चाहिए उसको, और कुछ नहीं चाहिए। आई मीन उसका ध्यान आप रखेंगे, लेकिन बेसिकली जो उसकी क्रेविंग्स होती है वो लव की होती है, अटेंशन की होती है और अफेक्शन की होती है। लेकिन जब नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करते हैं, उनको हमेशा रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, एक वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा भी। वो हमेशा परफेक्ट लवर ढूंढेंगे। देखिए परफेक्ट तो कोई नहीं होता, ठीक है। और वो परफेक्ट लवर क्यों ढूंढते हैं? उनको ये लगता है कि अगर मुझे परफेक्ट लवर मिल गया तो उनकी सारी नीड्स को वो फुलफिल कर देगा। और ऐसी सिचुएशन में उन्हें एडिक्शन हो जाती है। कभी कभी लोग साइको भी हो जाते हैं उसमें। ज्यादातर लोगों को लव एडिक्शन हो जाती है, और ये प्राइम एग्जाम्पल है जैसे किसी किसी को लव एडिक्शन हो जाती है। और वो क्या सोचते हैं कि अगर दे सीक मटीरियल थिंग्स एंड मनी, वो सोचते हैं अगर मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास हर तरह की एक्सपेंसिव चीज होगी, मटेरियलिस्टिक थिंग होगी, तो वो चीजें उनको एक सेंस ऑफ वर्थ देती है। मतलब उनको ये नहीं पता कि उनकी इनर क्वालिटीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो सेल्फ वर्थ की सेंस आनी चाहिए। पर नहीं, क्योंकि उनके साथ ये हो चुका है, इनर चाइल्ड हर्ट है, तो उनको एक तरह का नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर है। और उसकी वजह से दे सीक मटेरियल थिंग्स एंड मनी टू गिव देम अ सेंस ऑफ वर्थ। उनको मटेरियलिस्टिक चीज मनी होगी तो लगेगा कि मैं वर्थ इट। इस तरह के जो लोग होते हैं ज्यादातर वो किस फील्ड में जाते हैं, वो परफॉर्मर्स बन जाते हैं, जैसे एक्टर्स होते हैं, एथलीट्स भी बनते हैं, जो स्पोर्ट्स में जाते हैं वो भी बनते हैं। क्योंकि उन लोगों को, बिकॉज दे नीड कॉन्टिन्यूअस, लगातार उनको एडमिरेशन चाहिए अपनी ऑडियंस का। क्योंकि उनको ऑर्डर है तो उन्हें चाहिए, डिसऑर्डर है तो उनको लगता है कि मुझे लोग लगातार अप्रिशिएट करें, चाहे वो छोटी सी भी चीज करें।
और रोजमर्रा की लाइफ में क्या होता है कि जो चीजें कॉमन हो जाती है तो हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें एडमायर नहीं करेंगे छोटी छोटी चीजों के लिए, तो वो आपसे अपसेट हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके थ्रू अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों में तो डिसऑर्डर इतना ज्यादा सिवियर होता है कि वो दे यूज देयर ओन चिल्ड्रन, वो अपने ही चिल्ड्रंस को यूज करते हैं इस नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर से हैंडल करने के लिए। अब उनकी फैंटेसी में क्या होता है कि चिल्ड्रन ये तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, हाँ, और ये मुझे हमेशा प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे एडमायर करेंगे। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो गई है, कोई लड़का है। अब उसके पास उसकी वाइफ भी है, उसकी मॉम भी है, उसके डैड भी है, और मान लीजिए उसके बच्चे भी हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए वन ऑफ द पेरेंट हर्ट है, तो पेरेंट क्या चाहेंगे कि ये पूरा ध्यान मुझे दे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मगर उस लड़के के लिए तो सब रोल इम्पोर्टेंट है, वो एक फादर भी है, वो एक हस्बैंड भी है, और वो एक बेटा भी है। मगर वो जो पेरेंट्स होंगे, अगर पेरेंट हर्ट है और अगर मान लीजिए वाइफ हर्ट है, तो डिफरेंट केस होगा। तो वाइफ को लगेगा ये सिर्फ मेरा हस्बैंड ही बनकर रहे। लेकिन सोसाइटी में हमें हर तरह का रोल निभाना पड़ता है। लेकिन अगर नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर है तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी कि इसका सारा टाइम, इसका सारा समय मुझे ही मिले। जब उनको अपने चिल्ड्रन से होता है तो इतना सिवियर होता है कि दे ट्राई टू गेट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन लव, स्पेशल अटेंशन, स्पेशल एडमिरेशन। वो स्पेशल लव और वो स्पेशल एडमिरेशन जो उनको खुद अपने माँ बाप से नहीं मिल सका। तो नार्सिस डिसऑर्डर में एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि अगर बचपन से ऐसा होता है, तो आपके जो बच्चे होते हैं, अगर मान लीजिए आपको नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर है, तो आपके बच्चे भी वही लाइफ पार्टनर पिक करेंगे या उसको ही अट्रैक्ट करेंगे जो उसी तरह से टॉक्सिक रिलेशनशिप में उनको रखेगा। और ये 98% लोगों में कॉमन होता है कि अगर इफ मॉम इज गोइंग थ्रू टॉक्सिक रिलेशनशिप या फादर इज गोइंग थ्रू द टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो बेटा हमेशा ऐसे ही पार्टनर को पिक करेगा जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर का हो। इतना कॉमन है इन सोसाइटी कि हम वैसा ही पिक करते हैं क्योंकि हम अट्रैक्ट करते हैं उस तरह की चीजों को। अगर बचपन में आपने देखा है कि आपके पेरेंट्स लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो अन अनफॉर्चुनेटली जो लड़की घर में होगी या लड़का घर में होगा, वो ऐसे ही इवन लवर की तरह भी वो उसी को अट्रैक्ट करेगा जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर की तरह ही उसको ट्रीट करेगा। और अगर वो ऐसा नहीं होगा तो ये उसको छोड़ देंगे, क्योंकि इनको लगेगा ये नॉर्मल ही नहीं है। तो सुनने में लगता है कि इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि बचपन में ऐसा हो गया था, लेकिन ये जो छोटे छोटे ट्रॉमास होते हैं ये एक इमोशनल ब्लॉक की तरह आपके अंदर बैठ जाते हैं। और जब अगर आप ध्यान नहीं देते, तो ये एक हेल्थ इश्यू बन के आपकी लाइफ में आ जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हेल्थ जैसे आपकी इफेक्ट होती है, तो आपके दूसरे फील्ड भी इफेक्ट होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने इनर चाइल्ड को जाने, हम पहचाने कि हमारे किस एरिया में ये हर्ट है और हम उसको हील करें। एक और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, उसे कहते हैं कोडिपेंडेंसी। अब कोडिपेंडेंसी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कोडिपेंडेंसी में आप हमेशा फोकस करेंगे दूसरे लोगों पे, उनकी प्रॉब्लम में। आप उन्हीं को फिक्स करना चाहेंगे, उन्हीं को एडवाइस देंगे और हर चीज की केयर करना चाहेंगे एक लेवल से अबव। हर चीज मॉडरेशन में अच्छी होती है, यानी कि प्यार कीजिए, हर एक की बाउंड्रीज होती है, कहने का मतलब ये है। लेकिन जब आप एक लेवल से अबव जाते हैं या बिलो जाते हैं तो वो नॉर्मल नहीं है। जब आपके अंदर कोडिपेंडेंसी आ जाती है कि आप हमेशा दूसरे लोगों पे ही फोकस कर रहे हैं, उन्हीं की प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं, तो ये नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट करता है आपकी मेंटल मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को एंड फाइनेंसिस को ऑल्सो। क्योंकि जब आपके पास ये दो चीजें आ जाती है, मेंटल हेल्थ हो गई, फिजिकल हेल्थ हो गई, तो जब ये ब्लॉक्स आपके अंदर क्रिएट हो गए तो ये आपके फाइनेंसिस को भी
ये आपको सुनाई देगा म्यूजिक सा, डॉक्टर संतोष? ओके। डॉक्टर संतोष, कोई बैकग्राउंड जी, साउंड आई जी। थी थोड़ी सी, हाँ ना, लेकिन मैंने आई अभी थी तो ना? हाँ हाँ, लेकिन अभी नहीं आ रही। अब नहीं आ अच्छा, रही है। अच्छा। किसी का मैंने ओके, अनम्यूट था तो म्यूट किया है उनको। पता नहीं ठीक शायद है। वहीं से आ रही हो। अच्छा, ओके। हम सब लोग सो गए क्या? मैं सुबह सुबह ये लेक्चर, अच्छा। नहीं, अम, इंडिया में सुबह नहीं है। इंडिया में रात है। अच्छा, और इसमें इवनिंग है। कोडिपेंडेंसी में ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। कोडिपेंडेंसी में आप क्या होता है, आप एक्सट्रीमली क्रिटिकल हो जाते हैं, सेल्फ क्रिटिकल, अपने आप को ही क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग। आप सोचते हो हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, और किसी ने कुछ गलत किया तो कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। इसमें आपके अंदर हाई लेवल ऑफ गिल्ट एंड शेम आ जाती है, और आप दूसरों की फीलिंग अब्सॉर्ब करने लग जाते हैं। आप पीपल प्लीजर बन जाते हैं। आप हमेशा दूसरों को ही खुश करना चाहते हैं, क्योंकि आपको डर होता है, यू हैव अफ्रेड ऑफ डिसअपॉइंटिंग और अपसेटिंग अदर्स, कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा तो दूसरे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होगी, और या वो मुझसे अपसेट हो जाएंगे। और जब आपको कोडिपेंडेंसी होता है तो आप बाउंड्री सेट कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इसमें क्या होता है, आप अपनी ही फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, अपनी नीड्स को, और कभी कभी पॉसिबली आप फूड लेके उसको नम करना चाहते हैं, उस पेन को, उस इश्यू को। आप अपने पार्टनर से कभी ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या बिजनेस का हो, आप ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। फॉरगेट अबाउट द इंटीमेसी, वो चली ही जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि हमेशा वो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, बहुत लोगों में चीजें होती है, आप नोटिस करेंगे। बहुत लोगों में ऐसा होता है कि हमेशा दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन एल्स, सबका ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, और इतना दे रहे हैं बिना मांगे, बिना मिले, उनको मिला नहीं है इतना, पर हर एक की इतनी केयर कर रहे हैं, गिविंग विदाउट ट्राई, रिसीविंग, बिना दिए ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो गुस्सा फील करते हैं और रिसेंटफुल करते हैं कि ओ, उसने मेरा एडवांटेज उठाया, कि मैंने तो इसको इतना किया, इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो एक तो वो खुद ही जब जाने बिना दे रहे हैं दूसरे को, टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन एल्स, दे रहे हैं बिना गिविंग विदाउट रिसीविंग, और उसके बाद गुस्सा भी कर रहे हैं और फिर कंप्लेन भी कर रहे हैं। इस तरह के लोग ओवरवर्क करते हैं, ओवर स्केड्यूल करते हैं। पर इस तरह का बिहेवियर आपको कंट्रोलिंग बना देता है, एट द सेम टाइम नाइगिंग कर देता है, क्रिटिकल ऑफ अदर्स, आप हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही सोचें। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हमारे पास इस इशू में आती हैं हमारे पास। और मैंने आप में से कुछ लोगों को तो लास्ट टाइम बताया था, आई थिंक होपोनोपोनो में डिस्कस किया था, कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो हमारे गले में लिपट जाती है अगर बचपन में कभी, मतलब पैदा होने से पहले भी हम सुन रहे होते हैं अपनी मॉम के स्टमक में कि क्या चल रहा है हमारे आसपास। और अगर आपके आने से पहले मान लीजिए मॉम और डैड का अनवांटेड चाइल्ड है, दे आर नॉट, वो शादीशुदा नहीं है, तो वो बच्चा नहीं आना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मॉम सोच रही है कि मैं अपना अबॉर्शन करा लूं, और वो नहीं करा पाती हैं, तो क्योंकि बच्चा अंदर से फील करता है, आपको लगता है कि वो पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर फीलिंग पैदा होने से पहले आ जाती है। और उसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, लोगों का वाटर बैग बस्ट हो जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड लिपटी हुई आती है जब बच्चा पैदा हुआ होता है। तो ये सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बताती है कि आप तब से हर्ट होना शुरू हो जाते हैं जब आप पैदा भी नहीं होते। तो इसको बहुत ही डिटेल में एरिक्सन ने बताया है। इसमें से एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, उनके अंदर रिजेक्शन की भी फीलिंग आ जाती है। रिजेक्शन भी एक काइंड डिसऑर्डर होता है। उनको क्या लगता है ऐसे में, कि आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इवन मैं खुद को भी एक्सेप्ट नहीं करूं। ये बहुत पेनफुल होता है जब रिजेक्शन का डिसऑर्डर आता है। वो अपने आप को सबसे अलग समझते हैं, अगर वो 10 लोगों के बीच में भी खड़े हैं, दे आर स्टिल लाइक अ लोन वुल्फ, अकेले हैं। और अपने आप से काइंडनेस नहीं होती उनको,
अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, मिरर में देखते हैं तो हमेशा अपने में कमी निकालते हैं, या कुछ होता है तो एंड में जो भी सॉल्यूशन हो, जो भी कोई प्रॉब्लम आती है उसमें एंड में अपने आप को ही फाइंड आउट करते हैं कि सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। कभी-कभी समटाइम उनके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, अगर आपके साथ ऐसा कोई उनको कहते हैं तू बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। तो अगर वो सेल्फ सेंटर्ड है तो आपको लग रहा है वो सेल्फ सेंटर्ड है, पर एक्चुअली उन्हें रिजेक्शन डिसऑर्डर है। उनको एटीट्यूड जो होता है, जो पास के लोगों का होता है, अगर वो उनकी तरफ ऐसा नहीं होता जैसा वो चाहते हैं, रिजेक्शन होता है, तो बहुत हॉस्टाइल हो जाते हैं उनके अगेंस्ट। ऐसे लोगों को एंग्जायटी होती है, बहुत ही बिटर सेल्फ डेप्रिसिएशन होता है, और स्पिरिट तो उनकी बिल्कुल ही लो चली जाती है। क्योंकि इसका मतलब ये है, जब ऐसा आपको रिजेक्शन का डिसऑर्डर है, इसका मतलब है आपका इनर चाइल्ड अभी तक सफर कर रहा है पेरेंटल रिजेक्शन से। पेरेंटल जो एटीट्यूड होता है, वो बच्चे को एक जगह देता है एक्सेप्टेंस की फैमिली ग्रुप में। लेकिन अगर पेरेंट ने ही बचपन में ध्यान नहीं दिया, पहले कभी कभी ऐसा होता था, बहुत लोगों के बहुत सारे बच्चे होते थे, लाइक इट्स मोर देन जितना कि माँ हैंडल कर सकती है। लेकिन हर बच्चे को मॉम चाहिए ही होती है, माँ भी चाहिए होती है, फादर भी चाहिए होता है, दोनों की एक जगह होती है। जब एक जगह भी मिसिंग होती है तो वो उस जगह को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है कि जिनके फादर एक्सपायर हो गए या मॉम एक्सपायर हो गई है, फादर ने शादी नहीं की है, तो फादर और मदर दोनों का रोल निभा रहे हैं। लेकिन बच्चे को दोनों की जरूरत होती है। तो बच्चों के अंदर एक पेरेंटल जो एटीट्यूड होता है, क्योंकि फादर है तो बेसिकली फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, मॉम का भी करेंगे। लेकिन जो प्यार आपको माँ दे सकती है वो फादर नहीं दे सकते, जो प्यार आपको फादर दे सकते हैं वो माँ नहीं दे सकती। पर इसमें कभी कभी जो रिजेक्शन मेनली कैसे आता है कि फादर घर में है, लेकिन जैसे ओल्ड टाइम में ऐसा होता था कि अगर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो मेल कुछ नहीं कर रहे हैं घर में आके, माँ ही सब कर रही है, तो माँ के पास इतना समय नहीं है कि वो सब बच्चों के साथ बैठ सके। तो इस कंडीशन में जिन बच्चों को ये रिजेक्शन की फीलिंग आ जाती है, वो बच्चे हमेशा हमेशा एंग्शियस रहेंगे ऐसी फीलिंग के लिए जो उनको आइसोलेशन में ले जाएंगी, हेल्पलेसनेस में ले जाएंगी। और इसमें सबसे सीरियस इफेक्ट जो होता है, आप सेल्फ डिवैल्यूएशन करना शुरू कर देते हो। बहुत जबरदस्त सेल्फ डिवैल्यूएशन होता है ऐसे लोगों को। आपको लगेगा कि बेचारा, बट दे आर नॉट बेचारा, बिकॉज दे आर क्रिटिसाइजिंग देमसेल्फ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और वो उसे लगातार करते रहते हैं और बहुत बिटरली करते हैं अपने साथ। ऐसे लोगों के साथ जब कभी आप मेडिटेशन करते हो और वो उसमें जाते हैं, तो पता चलता है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस ट्रॉमा। लेकिन हम इन सब चीजों को मान लेते हैं कि नहीं, ये तो नॉर्मल है, ये इसका बिहेवियर है, सोल का भी। ये हो सकता है कि आपका सोल का प्लान हो, लेकिन अगर आपका इनर चाइल्ड हर्ट है, तो आप अपना सोल का प्लान अचीव नहीं कर सकते। आप कैसे करेंगे जब आप खुद एक हर्ट हो? तो इसलिए जानना बहुत जरूरी होता है कि मेरा किस एरिया में मेरा इनर चाइल्ड हर्ट है, मुझे किस जगह पे फोकस करना चाहिए। एक और डिसऑर्डर होता है जिसे कहते हैं परफेक्शनिज्म। आई थिंक आई विल जस्ट गो फॉर वन मोर डिसऑर्डर, और इसके बारे में बाद में बताएंगे, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। जब आपको परफेक्शन का डिसऑर्डर होता है तो कैसा होता है, आप अपनी ही अकम्प्लिशमेंट कितनी भी बड़ी हो जाए और लोग बोले कि वाह तुमने तो ये कर लिया, तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। एक्सेप्ट ही नहीं करना जानते। मगर जब परफेक्शनिज्म होता है तो ऐसे लोगों में आप देखेंगे बहुत इंटेलिजेंट होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, और इकोनॉमिकली औरों से बेटर होते हैं ऐसे लोग। पर उनको इतनी एडिक्शन होती है परफेक्शनिज्म की कि जैसे मान लीजिए कुछ भी मिल गया, फिर वो दे वांट टू गो इवन डिफरेंट लेवल कि मैं इससे भी बेटर कर सकता हूँ। ये अच्छी बात है कि हमें हर चीज में परफेक्शन लानी चाहिए और हम उससे बेटर कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको छोटी छोटी अपनी विक्टोरीज को, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। पर वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। अब ये डिसऑर्डर आता कैसे है? टू गेन पेरेंटल एक्सेप्टेंस। उन्हें अपने पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस चाहिए।
ये जो इनर चाइल्ड हर्ट है, उसको अपने पास में जाके देखना चाहिए कि मैं कहाँ पे मैं अपने पेरेंट का एक्सेप्टेंस के लिए फाइट कर रहा हूँ। क्योंकि कभी-कभी पेरेंट ऐसा कहते हैं, आई मीन आई यूज्ड टू टेल माय सन आल्सो कि sometime I used to compare with other kids. I mean, he's such a good kid. He excel in everything. But एक जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा, मतलब इसमें किसी को कोई ब्लेम गेम नहीं है, इट्स जजमेंट नहीं करना होता हमें, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स ने किया वो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा और मैंने जो उनसे सीखा। लेकिन हमें ये कैरी करने की जरूरत नहीं होती है परफेक्शनिज्म या किसी तरह का भी डिसऑर्डर। कभी बच्चे ग्रेड लाते हैं तो पेरेंट कहते हैं आप इससे भी अच्छा कर सकते हो, देखो वो पड़ोसी का बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, उसके पास ये सब कुछ और मैं आपको इतना कुछ देता हूँ, तो आप इससे भी बेटर कर सकते हो। आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और पुश करना चाहिए, पुशिंग इज गुड। लेकिन जब हमारे अंदर परफेक्शनिज्म का डिसऑर्डर होगा तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन हम इमीडिएटली इस पे आ जाएंगे कि इससे बेटर करो। अब हम नहीं जानते हैं कि हर हर सोल अपना प्लान लेके आती है। हमारा अपना सोल प्लान है, हमारे बच्चों का अपना सोल प्लान। जब ऐसा डिसऑर्डर आ जाता है तो फॉरगेट अबाउट द सोल प्लान। परफेक्शनिज्म को करते 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 एक विद होल्डिंग सी आ जाती है खुद बच्चे के अंदर अपने लिए, अपनी एक्सेप्टेंस के लिए। और इस तरह के बच्चे बहुत मैच्योर हो जाते हैं अपने समय से पहले। और इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल होता है कि जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं और आप सबसे बड़े हैं तो अपने भाई बहनों का ध्यान रख रहे हैं। मोस्टली मैंने ये जो चीजें देखी हैं उन लोगों में देखी हैं जो घर में बड़े होते हैं, और बाकी मान लीजिए घर में छोटे भाई बहन हैं, तो इस तरह के लोगों में परफेक्शनिज्म होता है, क्योंकि वो ये मान लेते हैं मुझे इन सब का ध्यान रखना है, मैं ऐसा करूंगी या करूंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करेंगे, मुझे एक्सेप्ट करेंगे। पर इसमें इतना जरूर ओवर सेल्फ प्रीऑक्यूपेशन आ जाता है, फिजिकल इंटेलेक्चुअल सोसाइटी का। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो डिमांडिंग एटीट्यूड हो जाता है। अगर आप बॉस भी हैं तो आप एक कितना भी अच्छा एम्प्लॉय कर रहे हो, आप एक डिमांडिंग एटीट्यूड में आ जाते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को ये डिसऑर्डर होता है। इट्स गुड टू बी सक्सेसफुल और होना भी चाहिए, हम सबको, हम इसीलिए आए हैं। लेकिन जब आप एंडलेसली उस पे चलते चले जाते हैं, चलते जाते हैं, तो अब जॉय को एंजॉय करना तो भूल ही जाते हैं। इवन इतना सीरियस डिसऑर्डर होता है परफेक्शनिज्म का कि वो अपने ह्यूमन अफेयर्स में भी वो परफेक्शन को ढूंढते हैं, और अगर वो परफेक्ट नहीं है तो दे विल डिस्ट्रॉय दैट रिलेशनशिप, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उनको फ्रूटलेसली की चाहे कोई रिजल्ट मिले ना मिले, वो उनको और सक्सेस चाहिए और सक्सेस चाहिए, क्योंकि उनको परफेक्शन चाहिए। इमोशनल एटमॉस्फेयर आपके आसपास के चाइल्ड का जब हम बच्चा होते हैं तो डिपेंड करता है कि आपका प्राइमरी केयर गिवर क्या था, उसका एटीट्यूड क्या था, उसकी फीलिंग क्या थी जब वो कौन सी चीज करते हैं। आपको नहीं लगता, लेकिन बच्चे के ऊपर इसका बहुत इफेक्ट होता है कि जो भी उनकी केयर कर रहा है वो उनका कैसे ध्यान कर रहा है। मतलब वो उनके साथ फन के साथ करते हैं, या वो क्लीनिनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, या वो प्यार पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मनी पे देते हैं। और इवन ये तक मैटर करता है कि जो केयर गिवर है उसकी क्या पसंद है, उसकी क्या नापसंद है, और वो किस बात में झगड़ा करते हैं। ठीक है। और किस किस चीज के बारे में आपको वार्निंग देते हैं, किस 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 के बारे में आपको बोलते हैं कि आप इसमें ध्यान रखना। और इसमें इमोशनल उसमें भी होता है कि क्या डिफरेंस होता है कि मुझे मेरे भाई बहनों से सेम लेवल पे ट्रीट नहीं किया गया, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो इस पे अटेंशन पे करते हैं कि ओ मेरे बहन भाई को मुझसे ज्यादा ध्यान दिया गया। जबकि पेरेंट्स, जैसे एक इसका एक एग्जांपल ये था कि मैंने एक देखा था अपने वन ऑफ द क्लाइंट, उसको इन तरह का डिसऑर्डर था, पर उनकी जो सिस्टर थी वो हमेशा बीमार रहती थी। तो जब बीमार रहती थी तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का ध्यान उस बच्चे की तरफ जाएगा जो बीमार है। लेकिन जो हमारा माइंड है ना, इनर चाइल्ड का छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता है। उसको तो माँ बाप से वही प्यार चाहिए कि जो आप उसे दे रहे हो वो मुझे भी दो।
तो उनके अंदर ये डिसऑर्डर आ गया था और उन्होंने अपनी इमोशनल नमनेस इतनी बढ़ा दी थी कि उनको कोई कितना भी अब्यूज करे उनको पता ही नहीं चलता था। तो ये सब क्वालिटीज होती हैं जो आपके इनर चाइल्ड को शेप कर देती हैं और आपकी लाइफ में जो आप बन जाते हैं वो इसकी वजह से होता है। जब हम अपने पेन को नम करते हैं तो कई तरह से करते हैं। हम कहते हैं ये हुआ ही नहीं या कभी होगा ही नहीं। पेन को नम करते करते जो मैंने एक बहुत ही सीरियस डिसऑर्डर देखा उसमें मैंने ये देखा, प्रोजेक्शन कहते हैं उसे, कि नम करते करते पेन को उनको एक ऐसी डिसऑर्डर आ गया, उसे कहते हैं ईगो डिफेंस डिसऑर्डर, कि वो बोलते हैं इट्स हैपनिंग टू यू नॉट मी। मतलब दूसरे के साथ हो रहा है उसको पेन तो होने दो, मगर मेरे साथ तो नहीं हो रहा। तो इस तरह के लोग आपने देखा होगा, वो बोलेंगे अरे चलो चलो वो तो उसके साथ हुआ है ना, उन हमारे साथ नहीं। उनको फर्क नहीं पड़ता दूसरे के साथ कुछ भी हो जाए। अगर दूसरे के साथ बुरा हुआ है तो नहीं, मुझे तो नहीं हुआ, एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं हुआ। तो दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर इज ऑल्सो, क्योंकि आप पेन को नम कर रहे हो। अगर सामने वाले को भी कोई नुकसान हुआ है तो देयर इज अ फीलिंग ना कि उसको नुकसान हुआ है, चाहे नन ऑफ इट्स योर बिजनेस, आपका बिजनेस नहीं है ये। लेकिन प्रोजेक्शन इतना डेंजरस होता है और धीरे धीरे वो कन्वर्जन में बदल जाता है, ईगो डिफेंस में ही। और फिर इतना मिनिमाइज होते होते ऐसा हो जाता है कि वो कहते हैं ऐसा हुआ पर कोई बड़ी डील नहीं। लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में हर तरह की फीलिंग को इम्पोर्टेंस रखें। अब एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी। कभी कभी जो हमारी फैमिली के रूल्स होते हैं, सोसाइटी होते हैं, वो हमारे अंदर शेम या गिल्ट लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं? अगर आपका बच्चा चुप रहता है, आपको नहीं बताता, तो इसका मतलब ये है कि द रीजन इज यू ब्लो थिंग्स वेरी बिग, यानी कि आप तो मतलब आप फ्रीडम दे देते हैं उनको जरूरत से ज्यादा। और अगर आपका बच्चा आपसे झूठ बोलता है तो इट मीन्स यू ओवर रिएक्टेड टू द मिस्टेक्स इन द पास्ट। कैसे? जैसे कि वो आपसे झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपने अगर उन्हें सच बता दिया तो वो ओवर रिएक्ट करेंगे। जैसे कुछ भी बच्चे ने किया, इट्स कॉमन, बच्चे ने गलत किया, आपको बोलना जरूरी है। लेकिन जब आप ओवर रिएक्ट करते हैं तो वो बच्चा आगे फ्यूचर में जाके आपसे झूठ बोलेगा, क्योंकि इस रूल्स ऑफ सोसाइटी और फैमिली की वजह से उनके अंदर ये इनर चाइल्ड हर्ट हो गया है और वो आपसे झूठ बोलेंगे अपने आप को सेव करने के लिए। अब इनर चाइल्ड को जैसे आप जानते हैं तो अ, मेरा ये सब समझाने का आपको रीजन ये है कि हमेशा अपनी सेल्फ वर्थ को जानिए, अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट कीजिए। नथिंग डिस्ट्रॉयज सेल्फ वर्थ। कुछ भी आपकी सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। सेल्फ वर्थ, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ, आपको खुद ही अपनी वर्थ जानी होगी। दोनों दुनिया में मत ढूंढिए कि वो मुझे वर्थ करेंगे या मेरी वर्थ को समझेंगे। अपने आप को ही एक्सेप्ट कीजिए, आप जैसे भी हैं। अपने आप से भी प्यार कीजिए। इट इज इम्पॉर्टेंट, दुनिया में हर रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपकी अपने आप से रिलेशनशिप भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बिना फीलिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो विदाउट फीलिंग यू वुड नॉट नो वेयर यू आर इन द लाइफ। अगर आपके अंदर फीलिंग्स ही नहीं होंगी तो आपको कैसे पता चलेगा आप कहाँ पे हो, कैसे आप इस अकम्पलिशमेंट को, इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर सकते हो। और ना ही आपको ये पता चलेगा कि अपनी लाइफ के किस एरिया पे आपको काम करना है। तो जब आप, सबसे पहला स्टेप हमेशा ऑनर योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को ऑनर कीजिए। दूसरों का अप्रूवल मत ढूंढिए, ना पेरेंट्स का, ना पार्टनर का, ना किसी का। आप एक इंडिविजुअल हैं, अपना सोल प्लान लेके आए हैं। अगर आपको अपना सोल प्लान सक्सेसफुली अचीव करना है, ऑनर योर फीलिंग्स, अलाउ योर सेल्फ टू फील दैम, टू लिसन टू योर सेल्फ। अपने आप को अलाउ कीजिए अपने को ही महसूस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए। अब मैं आप लोगों को एक मेडिटेशन कराऊंगी।
और ये पूरा सब समझाने का जो पर्पस था, बेसिकली एक इनर चाइल्ड जो होता है वो क्या होता है, आप कह सकते हैं बेसिकली जो हमारी सोल की प्योर फॉर्म होती है, उसे ही एक दूसरा नाम दे देते हैं हम इनर चाइल्ड। तो जब आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट नहीं हो पाते, तो आप अपने ही अंदर अपने ही कोर बीइंग से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो जब आप हील करते हैं अपने इनर चाइल्ड को, तो आप अपने आप को हील करते हैं सारे डायमेंशंस में, इवन स्पेस एंड टाइम में भी। अगर आप में से कोई भी लोग इससे रेजोनेट करते हैं, तो आपको एक अच्छा पेरेंट बनना पड़ेगा। और पेरेंट कैसा, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इट्स अ डीप टॉपिक, बट आपको मैं थोड़ा सा छोटे उसमें ही बता देती हूँ। जब आप अपने आप को ही पेरेंट करने जाएं, तो आपको जानना होता है कि आप किस तरह के पेरेंट हो अपने लिए। ठीक है। योर इनर चाइल्ड जो पास का होता है, लिटरली आप ही थे जो कभी आप ही थे। और अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया, तो इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता जाएगा। तो आप आज जो भी हो इन अ लाइफ एज एन एडल्ट, वो आपके पास्ट का ही वुंड है, जो इनर चाइल्ड हर्ट हुआ था। अगर आप पेरेंट बनते हैं, लेकिन आप पेरेंट कैसे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप अगर पेरेंट ऐसे हो जैसे आपने आपके पेरेंट्स ने आपको ट्रीट किया, या आपके केयर गिवर ने आपको ट्रीट किया, तो ऑफन आप ट्रबल कॉज करते हो रेदर देन उस बच्चे को कामनेस और स्मूथ के लिए। तो सबसे इजी कॉन्सेप्ट ये कि आपको रीपेरेंटिंग करनी है एक अच्छा पेरेंट बनके। और सबसे बेस्ट रीपेरेंटिंग जो होती है, एक मदर और चाइल्ड बनके होती है। आप लोगों ने मेरे साथ होपोनोपोनो का किया है। होपोनोपोनो में भी मैं हमेशा मदर और चाइल्ड के बीच की रिलेशनशिप सेट करके इसको करती हूँ। तो अब मेडिटेशन करेंगे, उसमें हम इनर चाइल्ड हीलिंग का ही करेंगे, और मैं कुछ आपको एफर्मेशंस लिखाऊंगी, और वो एफर्मेशन आप बाद में मैं शेयर भी कर दूंगी। तो आप लोग अपनी एवरीडे लाइफ में, सारी नहीं तो थोड़ी सी आप कर सकते हैं। बट बिफोर यू बिकम अ पेरेंट, अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछिएगा, जब आपके पास क्वाइट टाइम हो, शांति से बैठ के पूछिएगा। व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट यू आर टू योर सेल्फ, आप किस तरह के पेरेंट हो अपने लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम सबका ध्यान रखेंगे, लेकिन मेरा क्या है, मैं तो सबसे लास्ट में आती हूँ। What kind of parent am I being to myself? Am I treating myself with respect? क्या मैं अपने आप को रिस्पेक्ट से ट्रीट कर रही हूँ, या मैं हमेशा अपने आप को पनिश ही करती रहती हूँ, या मैं ओवर इंडल्ज करती रहती हूँ अपने आप को। और आपको ये भी पूछना होगा अपने आप से, एम आई एक्सपेक्टिंग एंड डिमांडिंग टू मच ऑफ माई सेल्फ। क्या मैं अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बहुत ज्यादा डिमांड कर रही हूँ। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, एम आई ट्रीटिंग, मैं क्या अपने आप को ऐसे ही ट्रीट कर रही हूँ जैसे मेरे केयर गिवर, मेरे पेरेंट ने मुझे ट्रीट किया था। अगर आप लोग मेरे इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप में एडवांस ओपन में आएंगे, तो लास्ट डे में हम एक ऐसा मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम अपने पेरेंट्स को वो सब वापस करेंगे जो हमें नहीं चाहिए, और अपने बच्चों से वो वापस ले लेंगे जो हमने उनको अननोइंगली दे दिया है। मौका लगा तो इसमें भी हम ऐसा मेडिटेशन करेंगे, पर आज मैं आपको सिंपल बिल्कुल बेसिक मेडिटेशन कराऊंगी जिसमें आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होंगे। जब आप इनर चाइल्ड की जर्नी पे जा रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ चीजें चाहती हूँ कि आप जब इस जर्नी पे जाएं, फर्स्ट स्टेप तो एक्नॉलेज करना है। तो आप सब लोग इस वर्कशॉप में आ जाएं, इसका मतलब है आप एक्नॉलेज करते हैं अपने अंदर के इनर चाइल्ड का। तो आपको लेकिन इन ऑर्डर टू हील योर इनर चाइल्ड, आपके अंदर नंबर 1 कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए अपने बारे में। अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं, किसी के बारे में नहीं। दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। और जब आप अपने आप को हील करते हैं, आसपास की सारी चीज खुद बेटर हो जाती। ये सुनने में आपको अजीब लगेगा कि नहीं, कैसे मैं दूसरे का ध्यान नहीं रखूंगी। आप अब तक करते आए हैं, बेटे का ध्यान रखना, हस्बैंड का ध्यान रखना, फादर का ध्यान रखना, माँ का ध्यान रखना, लेकिन आप अपना ध्यान कब रखेंगे। तो जब आप ये मेडिटेशन करें, तो इसके बाद आपको अवेयरनेस में रहना है, कंप्लीट अवेयरनेस में। आपको ऑब्जर्व करना है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो
अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना है, अपनी इमोशंस को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को, फीलिंग्स को, इमोशन को, विदाउट एनी जजमेंट, आप अपने आप को जज नहीं करेंगे। अगर आप जज करेंगे तो यू आर नॉट अ गुड पेरेंट, और आप उसे हील नहीं कर पाएंगे। और उसमें आप जब जैसे जैसे आप मेडिटेशन करें, जो भी आपको नोइंग आती है, कोई भी इमोशन की, फीलिंग की, और जो भी नोइंग आती है उसको नोट डाउन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेडिटेशन जो हम कराते हैं उससे हेल्प होती है, लेकिन अगर आप ये सब पॉइंट नहीं करेंगे तो आपने मेडिटेशन कर लिया, आप अपने घर चले गए, मैं अपने घर चली गई, लेकिन आपको वो फायदा नहीं करेगा। तो आपको जो जो मैं एक्टिविटी अगर बताऊं तो वो आपको करनी चाहिए। उसमें से एक एक्टिविटी मैं बताती हूँ, मगर आज वो मैं मेडिटेशन नहीं करा रही हूँ। उसमें मैं बोलती हूँ, आप अपने उल्टे हाथ से, जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है, उससे कुछ लिखिए अपने आप। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, बचपन की जो कुछ चीजें होती हैं जो आप नहीं कर पाते, तो वो आपका इनर चाइल्ड, जो मन में आ रहा है लिखना है आपको, कुछ ड्रॉ करने का मन कर रहा है, कीजिए जैसे मर्जी। ये मत सोचिए कि मैंने क्या ड्रॉ किया, मैंने क्या कलर्स यूज किया, डजंट मैटर। एंड नेक्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अपने ड्रीम्स पे ध्यान रखना होता है कि आपको किस तरह के सपने आ रहे हैं, बिकॉज योर ड्रीम्स इज ऑल्सो अननोइंग। और अगर आपको याद नहीं रखते तो मैं सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप अपने सेल फोन में खुद ही को वॉइस नोट छोड़ दीजिए, ताकि आपके ड्रीम्स आपको याद रहें। शुरू शुरू में आपको अपने ड्रीम समझने में, या अब जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उनको समझने में प्रॉब्लम हो, तो यू गाइस कैन लीव, आप वॉइस मेल छोड़ सकते हैं मेरे उसमें, और मैं आपको जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है मैं सबको जवाब जरूर देती हूँ। और आप इसको जैसे जैसे करेंगे, एवरी डे अगर करेंगे, तो आप इतने सारे इश्यूज को एड्रेस करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड स्टेजेस, जहां जहां आपका चाइल्ड हर्ट हुआ है। पर गुड थिंग इज दैट ये इम्पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो हम सब तैयार हैं इस जर्नी के लिए, इनर चाइल्ड जर्नी के लिए, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था। हमें अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, क्योंकि ये जो जख्मी बच्चा है, ये जो वुंडेड चाइल्ड है, इसके अंदर एक रेज है, एक सेंस है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जो रेज है, और ये जो जस्टिस सेंस है कि फेल्ड जस्टिस, की मेरे साथ न्याय नहीं किया गया, आपकी सोल में बर्न करती है, दैट बर्न्स इन योर सोल। तो अब हमें करना क्या चाहिए इस रेज के साथ, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड हर्ट है, और जब जिसका भी इनर चाइल्ड हर्ट होता है, सिंस वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, दे वुड नेवर हार्म, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो एक सीधी सी बात है, तो वो रेज किसकी तरफ जाएगा, अपनी तरफ। तो जब आप अपने ही रेज का खुद टारगेट बन जाते हैं, तो वो आपकी थॉट्स में सेम हार्मफुल वर्ड्स में बार बार आपको रिपीट होता है। आप दूसरों से नहीं कर रहे हैं, दिखने में आप नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जो वो रेज है आपके अंदर की, मुझे मेरे भाई बहन की तरह नहीं रखा गया, या मेरे साथ केयर गिवर ने ऐसा किया, मुझे बुली किया गया, मेरे पेरेंट्स ने नहीं सुना, किसी ने भी। मगर जो भी आप कुछ करें, बिना जजमेंट के आपको करना है, क्योंकि ये आपके साथ हो चुका है। ओके, तो अब आपको इस रेज को बाहर निकालना है, उसको निकाल के फेंक देना है। तो वी आर ऑल रेडी, हम अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करने के लिए तैयार हैं। तो सभी लोग बहुत ही शांति से बैठ जाएं और आईज क्लोज कर लें। अगर आप किसी में, अपने किसी फ्रेंड में देखते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स की, जैसे उनको डिफिकल्टी होती है अपनी इमोशंस को रेगुलेट करने में, कुछ लोग आपने देखा होगा, जैसे आप उनसे कुछ भी बात करो उनको रोना आ जाता है, देयर इनर चाइल्ड इज हर्ट। ये सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर होता है, क्योंकि उनको चाहिए कि कोई उनको 2 मिनट बिठा के उनकी बात सुने, लेकिन बात सुनने से कुछ नहीं होगा। आप एक बार बात सुन लेंगे, वो उसके बाद दोबारा से दे विल फाइंड लुक फॉर समबडी एल्स, की जो मुझे मिले। एंगर आता है, इमोशनल नंबिंग, और कई लोगों को बिहेवियर एडिक्शन भी हो जाती है। सबसे डेंजरस होता है इसमें सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, जिसमें लोग अपने आप को कट कर लेते हैं, जला भी देते हैं। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, डिसोसिएशन, अपने आप को सबसे अलग कर देते हैं कुछ लोग।
स्पेसिंग आउट, ब्लैंक आउट, दुनिया से अलग हो जाते हैं और जैसे बैठेंगे तो अपना सोशल मीडिया पे ही टाइम खराब करते रहेंगे, लेकिन they are not actually spending time on social media. They are just trying to distract their inner child, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ये सोशल मीडिया खत्म हुआ मैं वापस उस जगह पहुंच जाऊंगा, but this is not a solution. ये solution नहीं। ओके डॉक्टर संतोष, अगर आप म्यूजिक शेयर कर दें तो मैं मेडिटेशन कराती हूँ। You are the आज co-host. मैंने सबको सुला दिया, पता है। You can also share the music. If you want me to share, then I will. ओके तो मैं पितामा वाला ही करती हूँ, ठीक है? वो उसमें हाँ, कॉपीराइट वो इशू नहीं आएगा यस आपको। यस हाँ बेस्ट हाँ जी, ठीक है। बांसुरी वाला जी। हाँ बांसुरी वाला। आज सब लोग, आज मैंने अच्छी तरह सुला दिया, आई थिंक सो। 1 सेकेंड। मैं म्यूजिक शेयर किया है, सब सुन सकते हैं। तो मेडिटेशन कहते हैं, जब भी आप ये मेडिटेशन करें तो कोई जजमेंट नहीं करना है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई भी हो, जजमेंट नहीं करना है, क्योंकि आप जो अपना सोल का प्लान लेके आए हैं, सामने वाला पर्सन उसी के अकॉर्डिंग कर रहा है। आप जजमेंट करेंगे तो आप अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं कर पाएंगे। आपको अपना सोल का पर्पस अचीव करना है, तो आप मेडिटेशन करके धीरे धीरे अपनी हीलिंग करके इसको पॉसिबल कर सकते हैं, अपनी लाइफ को जॉय और हैप्पीनेस के साथ जी सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ कुछ भी, आपकी सेल्फ वर्थ, आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस, आपका सेल्फ लव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सोल का फूड है। अब जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, सोल को फूड देते हैं, लेकिन जैसे ही मेडिटेशन खत्म होता है तो आपको दुनिया भर की चीजें दिमाग में आ जाती हैं, लेकिन जब आपका इनर चाइल्ड हील हो जाएगा तो वही चीजें, इवन मेडिटेशन इज ओवर, आप मेडिटेशन में रहेंगे, आप उस स्टेट में रहेंगे पीसफुलनेस और कामनेस की। सो लेट्स स्टार्ट। म्यूजिक लाउड तो नहीं है, और इज इट गुड? नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, सिट कंफर्टेबली, जैसे आनापानसति ध्यान में बैठते हैं। Cross your legs, clasp your hands, close your eyes. चश्मा लगाया है तो आप चश्मा उतार दीजिए। आज जो हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, इसमें हम एनकाउंटर करेंगे अपने ही अंदर के छोटे से बच्चे का। हम सब यहाँ पे आ जाए हैं तो हमने ये एक्नॉलेज किया है कि हमारे अंदर एक इनर चाइल्ड है। किस फॉर्म में? मेमोरीज की फॉर्म। आपकी कोई फेवरेट सेंसेशन हो सकती है, कोई फेवरेट फीलिंग हो सकती है, कोई फूड भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स हम सबके साथ ट्रॉमा भी होता है, पेनफुल मेमोरीज भी है चाइल्डहुड की। तो मैं होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आज इस मेडिटेशन से आपकी थोड़ी सी हीलिंग उन एरियाज में होगी और आपके अंदर एक एबिलिटी आएगी कि आप अपने लिए वो प्यार जो आप अपने लिए खो चुके हैं या महसूस नहीं करते हैं, या जिस प्यार को आपको अपने आप को देना था और आपने उनको दूसरों से शेयर कर दिया, आज आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा मिल जाए। इसमें आप लोग जैसे भी बैठे हैं, कैमरे में सब सही दिख रहा है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप बिल्कुल अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठिए और आँख को, आपको अपनी आईज को थोड़ा सा सीलिंग की तरफ देखना है, स्लाइटली। तो उसमें हेड आपका ऐसे रहता है
ऐसे रखेंगे आप, हेड ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड की सर ऊपर की तरफ रहे और आईज क्लोज कर लीजिए आप। और अब मैं काउंट करना शुरू करूंगी और जैसे जैसे मैं काउंट कर रही हूँ आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। सो आई विल काउंट नाउ 5 4 3 2 1। अलाउ कीजिए आपकी ब्रीदिंग को, आपकी बॉडी को रिलैक्स करना। विद ईच ब्रीदिंग योर बॉडी इज गेटिंग मोर एंड मोर रिलैक्स्ड। अगर कहीं भी किसी एरिया में कोई भी टेंशन है तो आप उस एरिया पे फोकस करके एक बार डीप ब्रेथ लेंगे and then you will release it. You will let it go. अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, अब अपनी नेचुरल नॉर्मल ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने आप से प्यार करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप पूरी अटेंशन अपनी इस समय प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आइए और महसूस कीजिए अपनी ब्रेथ को, कैसे ईच ब्रेथ के साथ आपकी बॉडी में सेंसेशन हो रही, कब पेट अंदर जाता है, कब पेट बाहर जाता है। नोटिस दैट। अगर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं है तो मेक श्योर इट इज रिलैक्स्ड। एक जल्दी से क्विक स्कैन करते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द बॉटम ऑफ योर फीट, और जैसे जैसे हर पार्ट पे मैं रिलैक्स बोलूंगी आप शांत होते चले जाएंगे। टॉप ऑफ योर हेड रिलैक्स, forehead relax, your eyes relax, your lips, your jawline relax, your neck relax, your front upper body, आपकी चेस्ट, आपका पेट, आपका pelvic area all relax. upper arms, आपकी कोनिया, lower arms, your fingers, fingernails all relax. आपके ऊपर का पीठ का हिस्सा, आपकी कमर, आपके थाइस, आपकी पूरी स्पाइन ऊपर से लेकर नीचे तक ऑल रिलैक्स। अब नीचे अपना ध्यान लोअर लेग्स, अपर लेग्स, आपके घुटने, काफ मसल्स, शिन एरिया ऑल रिलैक्स। ना पूरा ध्यान अपने पैरों पे लेके आइए, टोज पे, टू नीज पे ऑल रिलैक्स। हर सांस के साथ आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। फील द रिलैक्सेशन। ना आप अपना पूरा ध्यान सेंटर ऑफ चेस्ट में लेकर आइए, अपने हार्ट एरिया में, और महसूस कीजिए विद ईच ब्रेथ आपका फील इट। आपको हार्ट में पल्सेशन महसूस होना चाहिए, और कुछ लोगों को महसूस नहीं होता है। तो अगर आपको नहीं होता है तो आप एक हाथ अपने पेट पे रखिए और एक हाथ आप अपने चेस्ट पे रखिए। और महसूस कीजिए हर सांस के साथ आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं।
ट्रांस में नहीं जाना है, अवेयरनेस में रहना है। तो प्लीज अब जैसे ही आपका ध्यान हार्ट में जाता है, आपको एक स्लाइटली गर्माहट की फीलिंग हो रही है। यू विल नोटिस अ स्लाइट फीलिंग ऑफ वार्मथ। अब इमेजिन कीजिए एक गोल्डन लाइट आपके हार्ट के चारों तरफ है, एंड इस गोल्डन लाइट में से आपको सेंसेशन ऑफ लव एंड काइंडनेस मिल रही है। ये आपके हार्ट के चारों तरफ है। फील द लव एंड काइंडनेस emanating from this golden globe of light। ये जो गोल्डन रंग का ग्लोब है लाइट का, ये आपको दे रहा है। फील कीजिए अपने दिल हार्ट में इस लव को, इस काइंडनेस को। एंड नाउ आप अपने आप को देख रहे हैं कि आप एक बहुत ही खूबसूरत जगह में और सेफ जगह में, जो आपके ही घर में है, आप एक बहुत ही खूबसूरत और वेल कंफर्टेबल कमरे में बैठे हैं, जहां पर सूरज की बहुत अच्छी रोशनी आ रही है। जैसे आपके हार्ट में गोल्डन लाइट आपको महसूस हो रही है, ऐसे ही सूरज की किरणें आपके ऊपर गिर रही हैं। बेसिकली इस कमरे में चारों तरफ से सूरज की किरणें गोल्डन कलर की आप पे गिर रही हैं। अब बहुत ही एक सब कंफर्टेबल सोफा या काउच है, आप उस पे, ये मॉर्निंग का टाइम है और आप अपनी विंडो से बाहर देख रहे हैं। उस कंफर्टेबल जगह पे बैठ के आप बाहर विंडो से देख रहे हैं। आपको बहुत खूबसूरत बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, और जैसे जैसे हवा चल रही है, आपको पेड़ों की पत्तियों की आवाज सुनाई दे रही है। आपको दिखाई दे रहा है कि लीव्स जेंटली ब्लोइंग इन द ब्रीज। कैसे पत्तियां उड़ रही हैं, कैसे पत्तियों की मूवमेंट हो रही है, जैसे जैसे सुंदर हवा का झोंका आ रहा है। और जैसे ही ये सुंदर हवा का झोंका आ रहा है, पक्षियों को देखते हुए आपको बहुत ही पीसफुलनेस महसूस होती है, और आपके चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल भी आ जाती है। फील द स्माइल, फील द ब्रीज। महसूस कीजिए कि ये हवा का झोंका आपको टच कर रहा है। अब आपको एक बहुत ही प्यारी सी जेंटल साउंड सुनाई देती है। अब आप मुड़कर देखते हैं तो दरवाजे से आप देख रहे हैं, दरवाजा खुला पड़ा है कमरे का। आप रूम को ओपन करना चाह रहे हैं, डोर को, लेकिन दरवाजा खुलता है और उसमें से वॉक्स अ स्मॉल चाइल्ड। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा उसमें से अंदर आ रहा है। ये जो चाइल्ड है, ये तो आप ही है। दिस चाइल्ड इज योर चाइल्ड सेल्फ। ये आप ही का इनर चाइल्ड है, ये आप ही का चाइल्ड सेल्फ है, ये आप ही हैं, आपका ही स्मॉल लिटिल वर्जन, जो एक बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ और रिकॉग्निशन के साथ और पूरे उत्साह के साथ आपको देख रहा है। वो आपके पास धीरे धीरे चलकर आते हैं, पूरे उत्साह के साथ, पूरे डिलाइटफुलनेस के साथ, और आपको ज्वाइन कर लेते हैं जहां आप बैठे हैं। अब वो आपके नेक्स्ट में बैठे, सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू, आपके साथ में बैठ गए। अब आप देखा, जब वो आपके पास आके बैठे हैं, तो जो एक गोल्डन लाइट आपके आसपास थी, जो ग्लोब सा था, उसने आप दोनों को सराउंड कर लिया है। फील इट।
अब आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इनक्रेडिबल लव एंड काइंडनेस, बहुत ही प्यार से आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अब जब आप अपने इस चाइल्ड की आंखों में देख रहे हैं तो बिना एक शब्द कहे आपको पता है कि उनके पास आपके लिए कोई मैसेज है। दे हैव अ मैसेज फॉर यू। वो जो भी मैसेज आपको देना चाहते हैं वो आपका मैसेज है। आपको वो मैसेज रिसीव करना है, उनसे लेना है, बहुत ही प्यार के साथ, काइंडनेस के साथ एंड केयर के साथ। और जो भी मैसेज वो आपको देते हैं बदले में आपको उनको थैंक यू ऑफर करना है और उनको बोलना है कि थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मैसेज। और जैसे ही आप ये थैंक यू कहते हैं तो ये जो गोल्डन कलर की लविंग लाइट आपके हार्ट के पास है वो और भी ब्राइट हो जाती है। You feel the brightness, it's growing brightly toward your child self in appreciation. And अब आप बहुत ही प्यार से उनको बताते हैं कि ये टाइम है कि हम कुछ चीजें अफर्म करेंगे साथ साथ। आप उनको प्यार से बताते हैं कि आप अफर्म करेंगे कुछ चीजें साथ साथ एंड रिलीज करेंगे सम अदर्स। और जो मेमोरीज और जो इमोशंस आप रिलीज करेंगे वो हैं जिससे उस छोटे से बच्चे को अनईजीनेस हुई थी, हर्ट हुआ था, पेन हुआ था, सॉरो उसने फील किया था। तो बहुत ही प्यार से उनके साथ उस लव सीट पे बैठ के या सोफा जिस पे भी आप बैठे हैं या काउच है, आप फाइनली अपने इनर चाइल्ड के साथ बैठे हैं। उनकी परमिशन के साथ उनसे बोलिए कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ। अब आप उन्हें अपनी गोद में भी बिठा सकते हैं, डिपेंड्स, आपको चाइल्ड आपको परमिशन देनी चाहिए। और अगर वो आपके साथ बैठ गए हैं तो उनको अपनी गोद में बिठा के उनके हाथों में हाथ डाल के आप दोनों विंडो से बाहर देख रहे हैं इस खूबसूरत सनी डे को। अब आपको अटेंशन पे करनी है और याद रखना है सम ऑफ द स्टेटमेंट। सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही याद रखने की जरूरत है जो आपसे रेजोनेट होती है। मैं बहुत सारी स्टेटमेंट्स बोलूंगी बट आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है और उन्हीं को याद रखना है जो पर्टिकुलर आपके साथ ही रेजोनेट करती हैं। आप दोनों बहुत ही प्यार से साथ बैठे हुए आप जो बोलेंगे वही आपका इनर चाइल्ड जो आपके ही पास है वो भी उनको बोलेंगे। साथ में आप दोनों मिलकर बोलेंगे, मैं रिलीज करती हूँ उस चिंता को, उन चीजों के बारे में जो मैं बदल ही नहीं सकती। I now release worrying about things I cannot change. और मैं अफर्म करती हूँ, हम एक बार रिलीज करते हैं और फिर हम अफर्म करते हैं। मैं अफर्म करती हूँ कि मैं हम दोनों की जिंदगी में लव एंड फॉरगिवनेस को लेके आऊंगी, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो मैं नाउ अभी इसी समय रिलीज करती हूँ उन सभी फीलिंग्स की जो फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट है मेरे अंदर दूसरों के लिए,
I now affirm my gratitude for all that others have given me. मैं affirm करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ, दूसरों को उन सब चीज़ों के लिए आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे दी हैं। मैं इसे affirm करती हूँ और साथ ही साथ मैं रिलीज करती हूँ अपने आप को कंपेयर करना दूसरों के साथ। So some of you may resonate with this one कि मैं I now release comparing myself with others. एक और स्टेटमेंट है, if you resonate with this, मैं affirm करती हूँ कि मैं happy हूँ to work for others for the good of others. दूसरों का अच्छा करने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं साथ ही साथ इस फीलिंग को रिलीज करती हूँ कि पीपल ऑलवेज लेट मी डाउन, लोग मुझे हमेशा नीचा दिखाते हैं। मैं अफर्म करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूंगी इनटू समथिंग हायर। और मैं रिलीज करती हूँ कि मैं अवॉइड करूंगी अपनी जिंदगी का जीना by escaping into my mind. मैं affirm करती हूँ I'm transforming my life into something higher. And I release now avoiding my life by escaping into my mind. मैं affirm करती हूँ कि मैं सिक्योर हूँ और मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो क्षमता है टू मेक द बेस्ट ऑफ वट एवर मे कम। जो भी मेरे रास्ते में आया उसका मैं बेस्ट ट्राई करूँगी। पर साथ ही साथ मैं इस फीलिंग को रिलीज करती हूँ कि आई नीड मोर। मैं सिक्योर हूँ और मेरे अंदर क्षमता है to make the best of whatever comes in my way. But now I release always feeling कि I always need more. मैं अफर्म करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब दूसरों की तरफ कंपैशनेट होती हूँ। और इसके साथ साथ मैं रिलीज करती हूँ अपना फियर ऑफ बीइंग अबंडेंड एंड लेफ्ट अलोन। मैं अपने अंदर के इस फियर को जाने देती हूँ कि मैं अकेली रह जाऊंगी, लोग मुझे छोड़ देंगे। नेक्स्ट अफर्मेशन आप ये बोल सकते हैं, मेरे जो भी काम है मैं अफर्म करती हूँ कि मेरे जो भी काम है मैं अपने प्रोजेक्ट्स में रहूँगी until I complete them। मैं अपने प्रोजेक्ट्स को जब तक ख़त्म नहीं हो जाते उनको कंप्लीट करूँगी। पर साथ ही साथ मैं रिलीज करती हूँ now to control the things in my life. I release the attempt to control things in my life. मैं कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूँगी, पर हाँ मैं अफर्म करती हूँ कि मैं अपने सभी काम जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं until वो फिनिश ना हो जाए। I affirm that I master myself and my passion. मैं अफर्म करती हूँ कि मैं अपने आप को इतना काबिल बना दूँ कि I live my passions। मैं खुद से ही सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस में इतनी मास्टरी कर लूँ कि my every day become a love, joy, full of happiness। पर साथ ही साथ मैं रिलीज करती हूँ
कि मैं अपने आप को कंफर्टिंग हैबिट में और रूटीन में स्टक नहीं करूंगी। मुझे अपने आप को मास्टर करना है, तो इसलिए मैं साथ ही साथ इस चीज को रिलीज करती हूँ अपने अंदर से कि मुझे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। मैं कंफर्ट जोन और रूटीन में रह के अपने पैशन और अपने आप पर ध्यान देना नहीं छोड़ूंगी। तो मैं रिलीज करती हूँ इसको। मैं इस बात में बिलीव करती हूँ और मैं इसे अफर्म करती हूँ कि मैं बहुत पावरफुल हीलर हूँ अपने लिए, अपनी ही दुनिया में। मैं अफर्म करती हूँ कि आज से मैं अपने आप को प्यार करूंगी, इवन कितना भी डिस्ट्रेस मोमेंट क्यों नहीं आ जाए। मैं अफर्म करती हूँ कि जब कॉन्फ्लिक्ट का समय आएगा, इन द मोमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आई ब्रिंग लव टू अदर्स। मैं दूसरों के लिए प्यार लेके आऊँ। मैं डिस्ट्रेस के मोमेंट में खुद के लिए प्यार लेके आऊँ, कॉन्फ्लिक्ट के मोमेंट में दूसरों के लिए प्यार लेके आऊँ। आई ब्रिंग लव, आई एम लव, आई एम लाइट, आई एम फ्री। अब इन सब चीज़ों के साथ आप और आपका इनर चाइल्ड एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहे हैं। आप दोनों के हार्ट में फीलिंग ऑफ लाइटनेस एंड लव है, और आप बहुत ही प्यार से जो आपका योर इनर चाइल्ड सेल्फ, आपका ही खुद का इनर चाइल्ड, उनके फोरहेड पे किस करके आप उनको बहुत ही प्यारा सा हग देते हैं। अब आपका इनर चाइल्ड उठते हैं, खुद ही उठते हैं, और वो धीरे से कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार हैं, और आपको बहुत ही फ्रेंडली हाथ से वेव करते हैं, और वो कमरे से चले जाते हैं। मूव टू गेज आउट द विंडोज। आप विंडो से बाहर देख रहे हैं। आपके दिल में प्यार भरा हुआ है। यू आर फीलिंग दिस वार्मथ, वो गर्माहट, प्यार की खूबसूरती की गर्माहट आपके अंदर है। जिस मोमेंट आप ये रियलाइज करते हैं कि आपके अंदर एक इनर चाइल्ड है और उसे हीलिंग की ज़रूरत है, तो ये हीलिंग अपने आप आ जाती है जब आप अपने माइंड में इंटेंशन सेट करते हैं टू ब्रिंग लव फॉर योर सेल्फ। जब आप खुद अपने लिए प्यार की फीलिंग लेके आते हैं, तो अपने लिए एक इंटेंशन सेट कीजिए कि आप प्यार लेके आएंगे अपने सभी इनर एक्सपीरियंसेस के लिए, और बाहर जो भी आपके साथ होता है, जितने भी आउटर एनकाउंटर आज होंगे, आप सब में लव लेके आएंगे अपने लिए। आप अपने आप को जज नहीं करेंगे। आप जैसा भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। आपको अपने ऊपर विश्वास है पूरा। तो सेट कीजिए इंटेंशन, जो भी कुछ है मैं अपने लिए सिर्फ लव लेकर आऊंगी टू ऑल इनर एक्सपीरियंसेस, और कुछ भी अचीवमेंट करूंगी तो उसे एम्ब्रेस करूंगी, उसे सेलिब्रेट करूंगी। धीरे धीरे अपना ध्यान जहां आप बैठे हैं उस कमरे में लेकर आइए। अपनी फिजिकल बॉडी को महसूस कीजिए। हाथ पैरों
की उंगलियों को हिलाइए और जब भी आपको अच्छा लगे तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। दोनों हाथों को रब करते हुए, चार्ज पैदा करते हुए, अपनी आंखों और अपने आप को ब्लेसिंग देते हुए आप इस मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। Thank you so much everybody for joining me today. Thank you so much. जिन लोगों के लिए रात है तो कोई भी आपको नोइंग जो भी कुछ है, जो फीलिंग आई, तो आप उसे लिख के रखिएगा, जर्नलिंग करके रखिएगा। थैंक यू सो मच। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं हैंड रेस, क्योंकि अगले थैंक वीक यू, शायद। यू थैंक वेलकम। यू आशा जी, बहुत Thank you. बहुत काम मेडिटेशन, Thank पीसफुल। you, Thank you. Asha ji. Thank you so Thank you, much. thank you Thank so you. much. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. बहुत ध्यान अच्छा था मैम, बहुत ध्यान, बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ग्रुप मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग होता है। आप अपना इनर चाइल्ड लीड कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कितनी सारी स्ट्रेंथ है, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आप इसको कभी भी कर सकते हैं। मैं एफर्मेशन शेयर कर दूंगी डॉक्टर संतोष के साथ। हाँ, म्यूजिक बंद कर दीजिए बंद प्लीज। करना है, हाँ, एक हाँ। सेकेंड, राइट। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग आपको करनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप वॉइस मेल मैसेज छोड़ सकते हैं, और आपको जो भी दिखाई देता है, आई कैन, जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, आई कैन गिव यू द आंसर। लेकिन सभी आंसर्स आपके अंदर होते हैं, तो अगर आप बैठेंगे तो आपको सबका जवाब मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे वॉइस मेल छोड़ सकते हैं और मैं जवाब जरूर दूंगी, बेस्ट ऑफ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, 100%। थैंक यू सो मच आशा जी। You're welcome. Thank you. Thank you. Thank Okay. you. आपकी बैकग्राउंड पिक्चर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ, इट्स इनर वेरी चाइल्ड है। क्यूट. यस, थैंक बहुत यू, अच्छी थैंक है. यू सो मच। ये मैंने ही जनरेट की है, एआई से की है, पर अच्छा, जनरेट मैंने किया। हाँ, वाह, वेरी गुड. यस। इसको देखकर ही इनर चाइल्ड की फीलिंग आ जाती है। जी जी. आपने तो कर लिया, सीख लिया पूरा एआई। हाँ, एआई तो यूज करना पड़ता है, कब से यूज करना करना पड़ता पड़ता है। है। सभी करते हैं वैसे, जैसे आप लोग ईमेल करते हैं या जो चैट करते हैं, वो एआई ही तो होता है, तो इसलिए। मगर मुझे तो करना पड़ता है, क्योंकि जैसे बिजनेस के लिए मार्केटिंग करनी है, कुछ करनी है, तो एआई की जरूरत पड़ती है। ओके, पहले लोग रखने पड़ते थे, हेल्प रखनी पड़ती थी, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ती है। एम्प्लॉय बिना रखे भी वाओ। काम होता है मार्केटिंग का। हाँ, बहुत अच्छा। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इट्स गुड। टेक्नोलॉजी हमारे लिए ही तो है। टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो, लोगों की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही सब कुछ कर लेंगे। मैं ऐसा ही सोचती थी, जैसे आप बता रहे हैं, मैं भी ऐसा सोचती थी पहले, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। अच्छा। हम इसको अपने लिए और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे इंसान है, तो अब हमने 8 आवर की शिफ्ट दी है ना। तो जैसे मेरे पास ही जो मैं एआई यूज करती हूँ, अब मैं भी रात को सोऊंगी ना, मुझे भी नींद चाहिए, मैं तो ह्यूमन फिजिकल बॉडी है ना, रेस्ट तो चाहिए। वो एआई जो होता है वो 24/7 हैंडल करता है, चैट को हैंडल करेगा, ईमेल मैसेजेस भेज देगा, सॉर्ट आउट कर देगा। क्योंकि एम्प्लॉय आप कितना रखोगे, किसी को भी रखोगे 8 घंटे से ऊपर तो काम नहीं कर सकते आपके लिए। फिर कभी हाँ कभी वो रिस्पॉन्ड करना भूल जाते हैं, कुछ होता है, तो एआई से मतलब मैन पावर को यूज करो, पर मैन पावर उसको और भी इफेक्टिवली यूज कर सकता है, ज्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हैं आप। अब जूम ही देख लीजिए ना, कितनी बड़ी फैसिलिटी है हमारे लिए, कि हम सब इतने सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं, जहां भी होना चाहे हम कनेक्ट हो जाते हैं। जी जी। तो मैं पहले ऐसा सोचती थी, जैसे आप कह रहे हैं, मैंने भी सोचा था कि एआई इज गोइंग टू बी डेंजरस। नहीं 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 नहीं,
हमारे लिए कुछ भी खतरा नहीं है और कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि एआई जो उसे यूज करने के लिए कौन चाहिए? डॉक्टर संतोष। उसे यूज करने के लिए तो मैन पावर ही चाहिए ना। एंड ऑफ द डे तो हम ही है ना जिसने इसे बनाया है। ये नहीं, इफेक्टिवली काम करते हैं, ज्यादा एक्यूरेशन में करते हैं, रिजल्ट भी नंबर डाल देते हैं तो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट आता है। जी, जी, जी। पता है, और अनलेस बढ़ जाता है उससे आपका काम का दायरा भी। और यस, बिल्कुल सही बोला। मैं जैसे यहाँ पे एक होम केयर एजेंसी खोली है, जो मेरे बॉस थे उन्होंने, तो उन्होंने मुझे उसका सीईओ बनाया। तो मैं यहाँ पे अगर मैं ड्राइव करके जाऊँ तो 4 आवर्स की ड्राइव होती है, पर मैं घर से उस काम को कर लेती हूँ 2 काउंटी में। आई कैन मैनेज बिकॉज यूजिंग एआई। तो एआई मेरा एक तरह से असिस्टेंट है। जैसे अपना आईफोन ही देखिए ना, इसने किस किस को रिप्लेस कर दिया? ये एआई का ही रिजल्ट है, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके कैमरेस को रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना? और आपके अलार्म क्लॉक को रिप्लेस कर दिया। आपका लिटिल रिकॉर्डर। असिस्टेंट है। आप किसी को भी भूल जाएंगे लेकिन फोन को नहीं भूलेंगे घर जाने से। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत तो ज़्यादा नेसेसिटी हो गई, डिपेंडेंसी हो गई एग्जैक्टली, है एक तरह से तो। डिपेंडेंसी हो गई, हाँ। बुक्स पर का मैं उसी पे ही पीडीएफ वो देख लिए और एग्जैक्टली सो बिल्कुल मेनी सही बोल थिंग्स। रहे हैं। हाँ, सो हाँ, मेनी थिंग्स या। तो ये एक आपका पर्सनल असिस्टेंट बन गया है। हर एक के पास एक पर्सनल असिस्टेंट है आज की डेट में। कैमरा चाहिए, फोटो खींच ली, कुछ भी कर लिया, सब कुछ पॉसिबल है इसकी वजह से। तो ये एआई ही है, एआई ही का प्रोडक्ट है, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले मुझे लगता था, जैसे आप कह रहे हो, मैं भी ये बोलती थी कि हम एआई का डाल लेंगे तो मेरी मार्केटिंग टीम तो पूरी एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट्स आर बेटर। तो आप मैन पावर को वहां यूज करो जहां उनकी सचमुच में जरूरत है। ज़रूरत है। जी, जी, हम्म, जी। निकाला किसी को नहीं है, मगर मेरा काम इजी हो जाता है इससे, हाँ, बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। अगर थैंक यू सो मच very आशा यू much जी। वेलकम। अगर किसी बहुत को कोई क्वेश्चन, आज मुझे लग रहा था आज मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे पता नहीं, मेरे को 3 बजे तक मैं नहीं सोई थी। ओह माय मगर गॉड! फिर भी, या नो, बट इट्स ओके, दैट्स फाइन। thank you. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अब रीजन, आप या। आज रेस्ट करना वीकेंड पे। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स टाइम फॉर फैमिली टाइम ना। स्पिरिचुअलिटी में आपको 5 चीजों पे ध्यान देना चाहिए: फैमिली टाइम भी, फन टाइम भी, अपने लिए भी। लेकिन आप सब लोग, मैं कहती हूँ, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप के अंदर के इनर चाइल्ड को हील कीजिए। आप अपने लाइफ के चारों एरियाज में हैप्पीनेस, सक्सेस महसूस करेंगे। पहले मुझे लगता था, जब मैंने भी नहीं सीखा था ना डॉक्टर संतोष, तो मुझे लगता था ऐसे कैसे हो सकता है, सेल्फ लव से मेरे सारे एरियाज कैसे बदल जाएंगे? नहीं। जैसे मुझे क्या था कि अच्छी जॉब, कैरियर, सब कुछ है। सेल्फ लव ना मेरी लाइफ में वो मिसिंग पीस था पजल का, कि जब मैंने उसे पंच इन किया, जैसे कहते हैं ना, वो फ्लावर ऐसे ब्लूम हो गया एकदम से, सब कुछ एकदम से फॉलिंग इनटू लाइन। तो आपका सेल्फ लव कितना इंपॉर्टेंट है, इसे आप तभी समझेंगे जब आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। सीरियसली, सब कुछ बदल जी, जाता है, आपको दूसरों पे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इट्स अ जी। मिरेकल। हाँ, Yes. बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि शांति, खुशी, हैप्पी सभी कुछ तो हमारे ही अंदर है। उसी बिल्कुल को सही। हमें जागृत करना है। तो जब तक कोई भी ब्लॉकेज होगी, किसी भी तरह की पुरानी, तो उससे फिर वो नहीं होगा। उसको हाँ, जब हम हील कर लेते हैं, तब फिर ओपन हो जाते हैं बिल्कुल ही। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जी, सही। जी, जी। अपनी सोल से कनेक्ट होने का, इनर चाइल्ड, एक सोल को ही दूसरा नाम दे दिया गया है। मैम सोल को मैं इसलिए नहीं कहते। हाँ जी, बोलिए बंदिता अगर जी। कुछ समझ में नहीं आए, जैसे हम्म, ध्यान में कुछ नहीं आए, आप ऐसे बैठे हो, कुछ याद आए उसको नोट डाउन लिखना। करके नोट डाउन। यस, इसे अवेयरनेस में कहते हैं बंदिता जी। ये अवेयरनेस है, आपको कंप्लीट अवेयरनेस में रख रहना है, ठीक है? जैसे अभी ये मेडिटेशन किया है ना, तो सोने, एक तो पहली बात है, कम बात कीजिएगा इसके बाद, है ना? सोने से पहले जो भी कुछ आए, और सभी से कहती हूँ, आपको लग रहा है कि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन पेन उठाइए, कुछ भी उठाइए। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो नॉन डोमिनेंट, यानी कि लेफ्ट हैंड से कुछ भी लिखिए। वो आपके अंदर का ब्लॉक को रिलीज करता है। आपको लग रहा है ये मैंने कैसे लिखा है, टूटे, मतलब इट्स हार्ड ना, कि हम जिस हाथ से नहीं लिखते तो वो नॉन डोमिनेंट हैंड है।
बट आप जब लिखते हैं आप उससे रिलीज करते हैं और ड्रॉ कीजिए, कलरफुल पिक्चर ड्रॉ कीजिए लेफ्ट हैंड से, आंख बंद करके कीजिए, आंख बंद करके कीजिए और आप देखेंगे उसमें कितने कलर्स भरे हैं। उसमें अगर आप कोई पिक्चर बनाते हैं तो मेरे से शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो कलर आप यूज करते हैं ना उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो पता चलता है कि मेरी लाइफ का कहाँ है। जब तक आप ट्रेन हो, अपने आप से सीखें कि मैंने क्या कलर यूज किया है, तो मेरे क्या जगह पे इमोशनल बैलेंस स्टक है, तो वो कलर तक की इम्पोर्टेंस होती है। पर सबसे खूबसूरत चीज इस बात की है कि जब आप ऐसा करते हैं, इमोशनल ब्लॉक खुद रिलीज होता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, मतलब आई कैन हेल्प, अगर आपको कोई नोइंग है कि किस एरिया में टारगेट करो। हर चीज की एक इम्पोर्टेंस होती है नोइंग की। लेकिन धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो आप कर रहे हैं उसका क्या आंसर है। जैसा कि डॉक्टर संतोष ने कहा और मैं भी मानती हूँ, सारे जवाब हमारे अंदर हैं। वी नो अंदर ऑल ही द, है। जी, जी। हम ऑल नोइंग इंटेलिजेंस है, भगवान के बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बिलीव बहुत कीजिए। बहुत अच्छा। जी आशा जी, बहुत अच्छा रहा सेशन। यस, और थैंक यू सो मच। जैसा कि अगले लगता है, हफ्ते का मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अब मेरे को किसी की ग्रेजुएशन पार्टी में 12 बजे पहुंचना है, अटेंड करनी है। तो मैं यहाँ से ड्राइव करूंगी सुबह, नेक्स्ट वीक की ना, नेक्स्ट वीक का, नेक्स्ट वीक। हाँ हाँ, आप बोल हाँ रहे थे हाँ पार्टी में जाना है। हाँ। तो मेरे को, मेरे सर ने प्रॉमिस कर दिया था पहले, उन्होंने पहले संडे को रखी बट दे मूव टू सैटरडे। तो हम RSVP कर चुके थे एंड वो काफी बचपन से हम उनको जानते हैं। तो जी, अगर मैं नहीं गई, कुछ चेंज हुआ, तो आई विल डेफिनेटली कम टू द सेशन। पर अदरवाइज नहीं, तो अगले हफ्ते आपकी छुट्टी है, तो आप पुरानी वीडियो से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लो, आप अपना आराम से करो। और हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग्स रहती हैं और सब लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रैक्टिस है। नहीं छोड़िएगा, प्रैक्टिस मत छोड़िएगा जब तक आपको खुद अंदर से वो हैप्पीनेस नहीं महसूस होनी शुरू हो जाए अपने लिए। अपने आप को देख के प्यार आना चाहिए। आशा जी, ठीक मुझे है। एक बात